आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरी उलझन पर बात करेंगे। वो उलझन कि मैं दिन भर इतना व्यस्त रहता हूं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। रिचर्ड कोच की किताब द 80-20 प्रिंसिपल शायद इसी का जवाब देती है। 80-20 नियम के बारे में हम सबने कहीं ना कहीं सुना तो है कि 20% कोशिश से 80% नतीजे मिलते हैं। लेकिन आज हम इस क्या कहते हैं इस घिसे पिटे नियम के पीछे छिपे उन गहरे सच को जानेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसका दावा तो यही है कि हमारी ज्यादातर व्यस्तता असल में बेमतलब है। बिल्कुल। और ये सिर्फ काम या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। ये नियम हमारी खुशी, हमारे रिश्ते, मतलब हमारे जीवन की क्वालिटी पर भी लागू होता है। आज की हमारी चर्चा इसी बात पर होगी कि हम उन कुछ जरूरी चीजों को कैसे पहचानें जो असल में मायने रखती हैं, और बाकी की 80% गैर जरूरी चीजों के शोर से कैसे बचें। ये कम काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही जगह पर ज्यादा ध्यान देने के बारे में है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये जो 80-20 का आंकड़ा है, ये आया कहाँ से? क्या ये कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला है या बस एक अंदाजा है? देखिए, इसकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। ये बात है 1897 की, और ये एक इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो के बगीचे से शुरू हुई। बगीचे से? हाँ, बगीचे से। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में सिर्फ 20% मटर की जो फलियां थीं, वो 80% मटर पैदा कर रही थीं। अब एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने सोचा कि क्या ये पैटर्न इंसानी समाज में भी लागू होता है। हम्म। और जब उन्होंने 19वीं सदी के इंग्लैंड के धन और आय के आंकड़ों को देखा, तो वे हैरान रह गए। वहां भी लगभग 80% जमीन और दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास थी। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, वो ये थी कि ये असंतुलन का पैटर्न हर जगह हर समय दोहराया जा रहा था। मतलब ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक तरह का प्राकृतिक नियम था। अरे ये तो चौंकाने वाली बात है। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि ये सिर्फ बिजनेस की दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फंडा है। हम्म। लेकिन अगर ये मतलब बगीचे से लेकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था तक में लागू हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे कपड़ों में, मेरी छुट्टियों में, हर चीज में ये नियम काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक बार जब आप इस नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं ना, तो ये हर जगह दिखाई देता है। आपकी अलमारी में 20% कपड़े आप 80% समय पहनते हैं। हाँ, ये तो सच है। आपके फोन में 20% ऐप्स आपका 80% टाइम लेते हैं। सड़क पर 20% ड्राइवर 80% दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ तक कि किसी भी भाषा में 20% शब्द 80% बातचीत के लिए काफी होते हैं। अच्छा। किताब में आंतरिक दहन इंजन का एक शानदार उदाहरण भी है। पेट्रोल से जो 80% ऊर्जा मिलती है, वो गर्मी और घर्षण में बर्बाद हो जाती है, और केवल 20% ऊर्जा ही पहियों तक पहुंचकर गाड़ी को 100% दूरी तक ले जाती है। यहाँ पे ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो हमारी उस बुनियादी सोच को ही चुनौती दे रहा है कि हर चीज बराबर महत्व रखती है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। और इसी को किताब 50-50 की भ्रांति कहती है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। 50-50 की भ्रांति? हाँ, हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 10 काम हैं, तो हर काम बराबर जरूरी है। अगर हमारे 100 ग्राहक हैं, तो हर ग्राहक बराबर मूल्यवान है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया स्वाभाविक रूप से असंतुलित है। 80-20 का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम कुछ जरूरी चीजों को, जिन्हें वो वाइटल फ्यू कहते हैं, उन्हें बहुत सारी फालतू चीजों यानी ट्रिवियल मैनी से अलग करें। सफलता का राज हर चीज को करना नहीं है, बल्कि उन कुछ सही चीजों को पहचान कर उन पर ध्यान लगाना है। और ये सिर्फ एक अवलोकन नहीं है। किताब इस विचार को केओस थ्योरी से भी जोड़ती है, जो कहती है कि दुनिया सीधी रेखा में नहीं चलती। ये बात थोड़ी जटिल लगती है। हाँ, है थोड़ी, पर केओस थ्योरी का बटरफ्लाई इफेक्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। राइट। जैसे कहते हैं ना कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है, वैसे ही 80-20 सिद्धांत कहता है कि आपके कुछ छोटे सही एक्शन, वो 20% तितलियां आपके करियर या बिजनेस में तूफान ला सकते हैं, जबकि बाकी 80% एक्शन शायद हवा तक नहीं लाते हैं। दुनिया सीधे सीधे काम नहीं करती कि 1+1 हमेशा 2 ही हो। कभी कभी एक छोटी सी सही कोशिश एक टिपिंग पॉइंट को पार कर जाती है और उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े नतीजे देती है। ठीक है।
तो ये सिद्धांत दुनिया को देखने का एक शक्तिशाली नया तरीका देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हम इस ज्ञान को अपने काम और निजी जीवन में असल में लागू कैसे करें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर शुरुआत कहाँ से की जाए? किताब इसके लिए 2 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताती है। एक है 80-20 एनालिसिस और दूसरा 80-20 थिंकिंग। दोनों का मकसद एक ही है, पर तरीका अलग है। अच्छा, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसे ऐसे समझिए, 80-20 एनालिसिस जो है वो नंबरों का खेल है। ये पूरी तरह आंकड़ों पर, डेटा पर आधारित है। जैसे एक रेस्टोरेंट का मालिक अपने सेल्स डेटा को देखकर पता लगाता है कि उसकी 50 में से सिर्फ 5 डिशेस, जो कि 10% ही हैं, पर सिद्धांत वही है, वही 5 डिशेस उसकी 80% कमाई करवा रही हैं। ये हुआ डेटा का खेल। बिजनेस में ये तय करना कि कौन से ग्राहक सबसे ज़्यादा मुनाफा देते हैं, ये एनालिसिस का हिस्सा है। ठीक है, ये समझ आया। और 80-20 थिंकिंग। 80-20 थिंकिंग एक मानसिक मॉडल है। ये सहज ज्ञान पर, मतलब इंट्यूशन पर आधारित है। ये हर स्थिति में खुद से ये पूछने की आदत है कि यहाँ सबसे ज़रूरी 20% क्या है जो 80% नतीजा देगा। इसके लिए आपको किसी स्प्रेडशीट की ज़रूरत नहीं है। ये वही रेस्टोरेंट का मालिक है जो बिना किसी डेटा के किचन में जाकर सोचता है, आज की शाम को सफल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ क्या है। अच्छा। शायद ये कि हमारा सबसे पॉपुलर शेफ आज खुश रहे, क्योंकि अगर वो खुश रहेगा तो खाना बेहतरीन बनेगा और ग्राहक लौट कर आएंगे। ये बिना गहरे विश्लेषण के अपनी समझ का इस्तेमाल करके सबसे महत्वपूर्ण कारक की पहचान करना है। इसका एक फैंसी नाम नहीं है, मतलब बिना डेटा के बस अंदाजा लगा लेना कि क्या जरूरी है। इसमें गलती होने का कितना खतरा है? हो सकता है शेफ की खुशी से ज्यादा जरूरी आज रात सफाई का ध्यान रखना हो। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इसका खतरा भी है। 80-20 थिंकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये अनुभव और गहरी सोच की मांग करती है। ये आलस नहीं, बल्कि एक अलग तरह की स्मार्ट मेहनत है। ये सोचने की मेहनत कि क्या सच में जरूरी है। हाँ, इसमें गलती हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमारी सहज बुद्धि हमें सही दिशा दिखाती है। हम अक्सर जानते हैं कि कौन सा काम टालने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा या कौन सा रिश्ता हमारे लिए सबसे कीमती है। हम बस उस जानकारी पर अमल नहीं करते। किताब में निजी जीवन के लिए टाइम रेवोल्यूशन का एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। ये दावा करती है कि हमारी 80% खुशी और सफलता हमारे जीवन के सिर्फ 20% समय में मिलती है। ये सुनकर पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब कोई इस पर सोचता है तो इसमें सच्चाई नजर आती है। बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास समय कम है। इसका मतलब ये है कि हम अपना ज्यादातर समय कम मूल्य वाली गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं। किताब हमें अपने हैप्पीनेस आइलैंड्स, मतलब खुशी के वो पल या दौर, और अचीवमेंट आइलैंड्स, सफलता के वो क्षण, को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। सोचकर देखें, पिछले 1 साल में वो कौन से पल थे जब आप सबसे ज्यादा खुश या सबसे ज्यादा सफल महसूस कर रहे थे। ये सुनकर तो मुझे अपने बारे में सोचने पे मजबूरी हो रही है। मैं अपना वीकेंड अक्सर टीवी देखकर या फालतू कामों में निकाल देता हूँ, जबकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी शायद पहाड़ों में ट्रैकिंग करके मिलती है, जो मैं साल में एक बार भी मुश्किल से करता हूँ। या काम में मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब मैं किसी मुश्किल विषय पर रिसर्च करके उसे आसान बनाता हूँ, लेकिन मेरा ज्यादातर समय तो मीटिंग्स और ईमेल्स में ही चला जाता है। ये सिद्धांत तो आईना दिखा रहा है। और यही इस विचार की ताकत है। एक बार जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सी गतिविधियां, कौन से लोग और कौन से पल हमें सबसे ज्यादा खुशी या सफलता देते हैं, तो हम उन्हें जानबूझकर अपने जीवन में और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये अपने समय का प्रबंधन करने के बारे में नहीं है, ये अपने जीवन में क्रांति लाने के बारे में है। ये उन गतिविधियों से समय और ऊर्जा हटाकर जो 80% खालीपन देती हैं, उन गतिविधियों में लगाने के बारे में है जो 20% समय में 80% संतुष्टि देती हैं। किताब का एक बाद का हिस्सा इस विचार को और भी गहरा करता है। ये साफ करता है कि 80-20 का मतलब सिर्फ काम चोरी या शॉर्टकट अपनाना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोच सकते हैं। ये मुझे बहुत जरूरी लगा। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही आकर्षक अंतर है जो किताब के बाद के संस्करणों में जोड़ा गया था। किताब कहती है कि सिद्धांत के 2 आयाम हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला आयाम है एफिशिएंसी, यानी कुशलता। कुशलता मतलब चीजों को जल्दी और अच्छे से करना। हाँ, लेकिन यहाँ इसका मतलब थोड़ा अलग है। ये उन कामों के लिए है जो जरूरी तो हैं, पर हमारे जीवन का मकसद नहीं है। जैसे रूटीन के काम, घर की सफाई, बिल भरना
या ऑफिस का एडमिन वाला काम। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें बस पूरा करना होता है। इन कामों पर 80-20 का सिद्धांत लागू करने का मतलब है कि 20% मेहनत से 80% नतीजा हासिल करो और आगे बढ़ो। अच्छा, ये कोना काटने और चीजों को जल्दी से निपटाने के बारे में है, ताकि ये आपका कीमती समय और ऊर्जा न खाएं। यहाँ पर परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी टू डू लिस्ट को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक जल्दी निपटाओ लिस्ट और दूसरी पूरा ध्यान दो लिस्ट। ये तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा आयाम आता है, लाइफ एनहांसिंग, यानी जीवन वृद्धि। इसमें वो चीजें आती हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। हमारे सबसे गहरे रिश्ते, हमारे सबसे पसंदीदा हॉबी या कोई ऐसा क्रिएटिव काम जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। इन चीजों पर शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। यहाँ 80-20 का मतलब ये नहीं है कि आप 20% कोशिश करें। यहाँ इसका मतलब है कि आप उन कुछ चुनिंदा लाइफ एनहांसिंग चीजों को पहचानें और फिर उन पर अपना 100% बल्कि 200% दे। ये सिद्धांत हमें फालतू कामों से समय और ऊर्जा बचाने में मदद करता है, ताकि हम उसे उन चीजों में लगा सकें जो हमारे जीवन को असल में अर्थ देती हैं। तो ये संतुलन के बारे में है, लेकिन एक अलग तरह का संतुलन, कुशलता और जीवन वृद्धि के बीच संतुलन। एक जगह ऊर्जा बचाओ ताकि दूसरी जगह उसे पूरी तरह से लगा सको। लेकिन क्या इस सिद्धांत का कोई अंधेरा पहलू भी है? मतलब अगर कोई मैनेजर अपने 80% कम परफॉर्मिंग कर्मचारियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दे और सिर्फ अपने 20% स्टार परफॉर्मर्स पर ध्यान दे, तो ये तो एक बहुत ही टॉक्सिक माहौल बना देगा। ये एक बेहद जरूरी सवाल है और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना भी इसी से जुड़ी है। देखिए, 80-20 एक टूल है, कोई नैतिक दिशा निर्देश नहीं। अगर इसे बिना सोचे समझे लागू किया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा, अगर एक मैनेजर 80% टीम को फालतू मानकर छोड़ दे, तो वो न केवल टीम का मनोबल तोड़ेगा, बल्कि भविष्य के स्टार्स को भी खो देगा, जो शायद अभी संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई कंपनी अपने 80% कम मुनाफे वाले ग्राहकों को नजरअंदाज कर दे, तो हो सकता है कि वही ग्राहक भविष्य में बड़े ग्राहक बने या बाजार में कंपनी की साख खराब कर दे। तो फिर इसका सही इस्तेमाल क्या है? इसका सही इस्तेमाल नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि प्राथमिकता तय करना है। ये समझने के बारे में है कि आपकी ऊर्जा और ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ लगना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब कुछ पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। अच्छा। एक अच्छे मैनेजर को पता होता है कि उसे अपने टॉप 20% लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताना है, लेकिन उसे ये भी पता है कि बाकी 80% को भी मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत है। ये सिद्धांत कुछ नहीं के बजाय कम करने पर जोर देता है। ये क्रूरता के बारे में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी के बारे में है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। संतोषजनक होगा, या फिर उस 80% व्यर्थ समझे जाने वाले समय की भी अपनी कोई छिपी हुई अहमियत है? शायद वो खाली समय, वो बोरियत, वो कम महत्वपूर्ण काम ही उस खास 20% को और भी ज्यादा मूल्यवान और रचनात्मक बनाते हैं। क्या पता हमारी अगली बड़ी खोज उसी 80% फालतू समय में से निकल ले।